हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइट चॉइस राइट चॉइस राइट चॉइस। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ अपने ही शहर चौमू के एमएलए पद की प्रबल दावेदार डॉक्टर शिखा मील जी से। जी हाँ, ठीक सुना आपने। डॉक्टर शिखा मील जो अपने शहर चौमू के सबसे बड़े हॉस्पिटल बराला हॉस्पिटल की एक जानी मानी लोकप्रिय गायनिक डॉक्टर है। शिखा मील एक सुप्रसिद्ध अत्यंत लोकप्रिय डॉक्टर बन चुकी है। मैं आपको ये बताते हुए हर्ष का इजहार कर रही हूँ कि डॉक्टर शिखा मील कोरोना जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी यानी कि हर परिस्थिति में चिकित्साएं सेवाएं दे रही हैं। और अब मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आप चौमू शहर के एमएलए पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। आपका चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ राजनीति में भी अच्छी पकड़ है। आप आज के समय में चौमू के हर क्षेत्र में जन जन की प्रिय हैं, क्योंकि बड़ी ही ईमानदारी से अपने पेशे को समय देते हुए साथ ही समाज सेवा में भी सन 2017 से कार्यरत हैं। आपने प्रयास फाउंडेशन को साकार रूप देते हुए महिलाओं की जागरूकता के लिए, उनकी शिक्षा क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रयास फाउंडेशन की स्थापना की और उन्हें आज साकार रूप दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक डॉक्टरी पेशे के बिजी शेड्यूल के होते हुए भी आपने राजनीति में आने का फैसला किया, क्योंकि आप 2017 से ही समाज सेवा से जुड़ी हैं। चौमू के हर क्षेत्र में जाकर उनके सुख दुख में भागीदार बनी हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं पंक्तियों को साकार कर रही है डॉक्टर शिखा मील। एक डॉक्टर होते हुए भी देश के बारे में, समाज के बारे में सोच रही है, महिलाओं के बारे में सोचा है। चौमू विधानसभा क्षेत्र से एमएलए की प्रबल दावेदार है। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। आज मैं आप सबको रूबरू करवाऊंगी डॉक्टर शिखा मील से। हेलो एवरीवन, आप हैं डॉक्टर शिखा मील। आज मैं आपको रूबरू करा रही हूँ अपने चौमू क्षेत्र के सबसे प्रबल दावेदार। तो आज हम कुछ बातें डॉक्टर शिखा मील से करेंगे और आप हमारा साथ देंगे। तो डॉक्टर जैसे बिजी शेड्यूल में आप इतना बहुत ही अच्छी अपनी सेवाएं दे रही हैं। महिलाओं की सबसे लंबी कतार मेरे ख्याल से मैम के ऑफिस के बाहर होती है। तो ऐसे में राजनीति में आप कैसे मैनेज करेंगी? थैंक यू गीता जी। पहले तो मुझे इस इंटरव्यू के लायक समझने के लिए। दूसरा, महिलाओं ने ही हमारे जो भी कार्य है उसकी फाउंडेशन रखी है। शुरुआत हमारे घर से, माता वगैरह से होती है। उसके बाद भी हम इसी फील्ड में आए महिलाओं की सेवाओं के लिए। तो मेरा सौभाग्य है कि इतने पेशेंट्स मुझे समझते हैं कि मैं एक अच्छा इलाज दे सकती हूँ, और जो उन महिलाओं को समझ सकती है, जो उनके घर की चीज़ों को, घर की समस्याओं को करीबी से देख सकती है, और उनसे बहुत बार हमने बातचीत करी, तो हमें लगता है कि सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी हम लोगों को बहुत अपनी अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। और जितना हमने समाज में घूमकर लोगों से उनको जानकर ये सब देखा, तो डेफिनेटली हमारा बेस्ट करेंगे राजनीतिक सेवाओं में भी। जी, ये बहुत ही खुशी की बात है चौमू के लिए कि कोई महिला एमएलए आए, तो क्योंकि महिलाओं की ज्यादा समस्या होती है मेरे ख्याल से। जो आवश्यकताएं हैं, जैसे आज के दौर में पानी की बड़ी किल्लत है, ऐसा मैं तो चौमू की हूँ तो मुझे पता है। तो इसके लिए आप क्या उनको? देखिए, जल ही जीवन है। पानी ऐसी चीज है, कोई ऐसा एज बार नहीं है जिसे पानी नहीं चाहिए, कोई ऐसा सामाजिक स्तर नहीं है जिसे पानी नहीं चाहिए। और उसी पानी की अगर कमी होगी तो क्षेत्र का विकास वहीं रुक जाएगा। और जो कृषि प्रधान क्षेत्र होता है वो तो पूरी तरह से ही अपना पानी पर, क्योंकि पशुधन हुआ, कृषि हुआ, वो सब पानी पर डिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है, चिट्ठी अभियान। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि रोज हम सभाएं नहीं कर सकते हैं, रोज हम धरने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोग कामकाजी होते हैं। वो जाकर धरने पे कितने लोग कितने दिन तक बैठे रहेंगे। तो हमने चिट्ठी अभियान शुरू किया, जिसमें हम सीएम साहब और पीएम साहब को हर घर से हर जना चिट्ठी लिख रहा है कि हमें हमारे क्षेत्र में सिंचाई के पानी और पेयजल की समस्या है और आप इसका समाधान करें। अपना चौमू क्षेत्र मतलब सब्जियों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इतना हरा भरा क्षेत्र है। तो ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चौमू के किसानों को और कोई नए तकनीकी आयाम कुछ खेती में और अच्छा, देश अपने चौमू का पूरे देश में नाम
हो? देखिए, एक तो हम सरकार से ही आग्रह करते रहें कि आप लोग हमें नहरों से जोड़ो, आप जी। लोग हमें बिसलपुर पानी से जोड़ो। हाँ। और एक ये है कि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी जी। कुछ कोशिशें करें, क्योंकि हर चीज हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ जी। सकते, हर चीज हम सरपंच, एमएलए, एमपी के भरोसे नहीं छोड़ जी। सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग है, वो बार बार आपको बताया जाता है कि हमें घर में वाटर हार्वेस्टिंग का जो तरीका है उस पर सब्सिडी भी मिलती हैं। आजकल गाँव में पॉन्ड्स बन रहे हैं, उसमें सब्सिडी मिल रही है। तो उनके लिए हमें बहुत ज्यादा जागरूक होना जरूरी है। और कृषि जहां तक बात है, तो आजकल साइंटिफिक बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं। हमने देखा है आसपास के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर ले रखी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। तो सभी को मिलजुल कर उन चीजों को जो गांव में खेत में एक किसान बैठा है जो वहां तक पहुंच नहीं सकता, जिसको इसकी जानकारी नहीं है, हाँ, हमें मैं वहां उन्हीं तक के लिए पहुंचानी होगी ये चीजें। हाँ। ड्रिप सिस्टम है अभी, तो उससे काफी हेल्प मिली है कि ठीक है, बूंद बूंद पानी से आप अपना सिंचाई कर रहे हैं। पर ऐसी साइंटिफिक चीजों को हमें गांव तक, लोगों तक पहुंचानी होगी। तो पानी जितना भी है उसमें काम चला ही रहे हैं। और नहर के द्वारा पानी आता है तो सोने पर सुहागा है। कई ऐसे गांव आज भी चोमू के आसपास के ऐसे हैं जिनमें आने जाने का सार्वजनिक कोई वाहन नहीं है। जिनके पास खुद के व्हीकल है उनका तो चल जाता है, पर कई ऐसे परिवार है जिनका अपना व्हीकल नहीं है, तो आने जाने के साधनों की बड़ी कमी है चोमू के छोटे गाँवों में। व्हीकल्स भी, जैसे मैंने देखा कि कोरोना से पहले इतने व्हीकल्स नहीं थे। कोरोना में जब सब कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया तो लोगों के पास व्हीकल्स भी बढ़े, पर इकोनॉमिक मार भी झेलनी पड़ती है। और बहुत सारे गांव के बच्चे हैं जो इंटीरियर से हाईवे पे जो स्थित गांव हैं या फिर कस्बे हैं, वहां पर आके पढ़ने के लिए उन्हें आना जाना पड़ता है। लड़कियां भी हैं, तो ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल जनता फेस कर रही है। अगर आती भी है तो सरकारी बस या प्राइवेट बस, कोई एक बस है, सुबह आ रही है, दिन में एक बार जा रही है, एक बार मिस हो गई, 1 मिनट 2 मिनट। हम बहुत बार रास्तों में जाते हैं तो हमें छोटे छोटे बच्चों को, सामान को लेकर लोग जा रहे होते हैं कि हमारी 2 मिनट से बस मिस हो गई। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा मुद्दा रहेगा कि हम उसको किस तरीके से बेटर कर पाए। और जब ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज है, चाहे आप ट्रक्स का मान लीजिए, चाहे आप पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मान लीजिए, उसका कोई भी जिले, कस्बे, पंचायत में विकास में बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। वेरी गुड, ये आपने इतना कुछ सोच रखा है। ये बहुत ही ज्वलंत समस्या है। कई लेडीज, बूढ़ी औरतें पैदल जा रही होती है। बिल्कुल। तो ये जानकर बहुत ही हर्ष की बात है कि आपकी जानकारी में भी है और आपने सॉल्यूशन भी सोच रखा है। ये मैं चोमू की जनता को ये बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। वक्त को यूं ही न जाया करो, पल पल से खुशियां चुराया करो, किस्मत बना लो अपने हाथों से, हर बात किस्मत पे न डाला करो। इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ढाणियों में, गाँव में महिलाओं से मिलने जाती हैं, उनसे संपर्क करती हैं। तो वैसे तो महिलाएं आजकल काफी शिक्षित है, लड़कियां भी शिक्षित, पर पहले की जो पीढ़ी है, आज भी माताएं कुछ शिक्षित नहीं है। तो उनको देख के क्या आपको लगता है कि वो अपना वोट डालने में अपना सही फैसला कर पाती है? मैं गांव ढाणियों की बात क्यों करूं? मेरी जो सासू माँ है जी, वो खुद अनएजुकेटेड फैमिली हैं। और उन्होंने खेतों में रात रात भर, मतलब जिसको हम पाणत बोलते हैं, वो सब भी किया। तो बहुत सारी महिलाएं हैं पिछली पीढ़ी की जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं। पर मुझे लगता है आजकल अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि घर में बेटे, बहू, बेटियां सब डिस्कशंस करते रहते हैं, घर में कुछ डिस्कशन चलते रहते हैं। बस ये ना हो कि आदमी जो दे रहा है वोट वही मुझे दे के जाना। यही आजकल उन लोगों का फैसला एक, मुझे लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, खुद सोच सकते हैं कि हाँ, मैं किस कैंडिडेट को पसंद करूं, कौन हमारे बीच आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किसने पावर में आने के बाद में हमारे लिए काम किया है या नहीं किया है। और शायद मोबाइल और ये सब चीजें इतनी आ गई है ना, इतना डिजिटल ये सब युग आ गया है, तो उसमें कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो बातचीत तो चलती है और वो लोग अपने खुद फैसले लेने के लिए अभी मुझे लगता है सक्षम हो रहे हैं। हाँ, होना भी ये चाहिए माताओं बहनों को कि अपना देखिए कि कौन योग्य है, और महिलाएं विशेषकर इस चीज का ध्यान रखें। आप, हमारी बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि आप ही चोमू शहर की एमएलए बने, एक महिला एमएलए बने। हम महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे ये पूछूं कि चोमू के लिए ऐसा कुछ हो कि 4 चांद लग जाए, और भी कुछ इसका विकास हो, विकासशील हो। आपकी शुभकामनाओं के लिए आभार।
और विकासशील कोई भी क्षेत्र तब होता है जब हर एक नागरिक वहाँ का जागरूक हो। जी जैसा अभी मैंने पहले भी एक आपके सवाल के जवाब में बताया कि हमें हर चीज सिस्टम पे नहीं डालनी चाहिए, हम एक सिस्टम जी। का भाग हैं जी। और हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी निभानी ही होगी। जी। और उसके लिए शायद जो हर चीज का बेसिस है वो है एजुकेशन और हेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा का जो स्टैंडर्ड होगा वो अच्छा होगा तो हम लोगों को शिक्षा के लिए और प्रेरित कर पाएंगे। अगर कोई स्वस्थ जो मानसिक विकास है, स्वस्थ अगर दिमाग जिस शरीर में वास करता है उसे ही हम पूरी तरह से हेल्दी कहेंगे। तो हम इन चीजों पे फोकस करेंगे। पानी का मुद्दा है ही, और स्पेशली महिला हेल्थ और महिला एजुकेशन को हम जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि महिला सिर्फ घर को ही नहीं पूरे समाज को चलाती है। उसका रोल हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो अपने बच्चों को पालती है, जो उसमें भावनाएं होंगी वही वो अपने बच्चों में ट्रांसफर करेगी। वैसे तो ये बहुत ही खुशी की बात है बताते हुए कि अपने चौमू शहर में हर प्रोफेशनल डिग्री की कॉलेजेस है। मेरा थोड़ा सा इशारा ये था कि क्या चौमू में भविष्य में मेडिकल कॉलेज का आ सकता है कुछ अवसर? चौमू डिजर्व करता है कि उसे एक मेडिकल कॉलेज बिल्कुल डिजर्व करता है, इसलिए पूछा मैंने। अभी चौमू को एक मेडिसिटी की उपाधि देना कोई एग्जेजरेशन नहीं होगा जी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो कैटर कर रहे हैं, कहाँ से मरीज आ रहे हैं, वहाँ सिंघाना, नारनौल, हरियाणा तक से, इधर टोंक से, इधर अलवर, थानागाजी से, तो चारों तरफ हम 200-250 किलोमीटर की रेडियस को हम कैटर कर रहे हैं। जिन लोगों ने वहां पर इतना एक चौमू जैसे छोटे कस्बे पर इतना विश्वास अपना जताया है, तो उस जगह में मेडिकल कॉलेज आने ही चाहिए। इतने हम लोग यहाँ पर मेन हाईवे पर बैठे हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी हमारी अच्छी है यहाँ पर। इवन बराला हॉस्पिटल में तो ऑल राजस्थान से, बाहर से, हरियाणा से, पंजाब से। बिल्कुल, मुझे खुशी होती है जब लोग हमें कहते हैं कि आप लोग तो एक मिनी SMS जी, तो वो वही चीज हम चाहेंगे कि आगे जाए। भले ही वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, भले ही वो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, पर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर ये एरिया डिजर्व करता है। टाइम लग सकता है पर हमें विश्वास है कोई ना कोई तरीका। मुझे पूरा विश्वास है कि चौमू में ये होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। आपने भविष्य की अपनी योजनाओं को हमारे से रूबरू किया, हमारी बहुत शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ कि आप भी MLA पद के लिए बिजी हो, और ये छोटा सा मैं एक महिला होने के नाते कि आप इतना बिजी रह के अभी भी सामाजिक कार्यों में भी आप बहुत अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही सुंदर मतलब आप लग रही है। तो हमें भी कुछ ऐसा टिप्स दीजिए आप। बस मन खुश रखें, सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें जी। मेरे ख्याल से यही फंडा है। फैमिली ने भी हमेशा इसी चीज को प्रमोट किया है और हम भी यही सोच के चलते हैं कि कोई भी नेगेटिविटी के साथ हम ना ही तो मानसिक तौर पर खुश रह सकते हैं, ना ही हम शारीरिक तौर पे हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो सामाजिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गिनती है जी। तो सकारात्मक रहें, वही एक दूसरों की आलोचना भी करते रहने से आपकी नेगेटिविटी, तो आपको देख के बहुत ही हमें पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है। और मेरे ख्याल से जो भी इस वीडियो को देखेगा, मैम से बहुत प्रेरणा मिलेगी। और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। तो ये था शहर की सबसे बड़ी गायनिक डॉक्टर शिखा मील से मुलाकात एवं चौमू विधानसभा क्षेत्र से MLA पद की प्रबल दावेदार डॉक्टर शिखा मील से साक्षात्कार की झलकियां। तो इसी के लिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल राइट चॉइस को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें। मेरी भी आप सभी से व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आपकी चॉइस को बिल्कुल सही रखें, इसलिए राइट चॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके सुझाव हो आप बेझिझक उस पर लिखें। थैंक यू। आज हम नारी उत्थान संस्थान नारायणपुरा में चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, जहां रेस्पेक्टेड उमा जी रत्नू ने एक अथक प्रयासों से महिला शक्ति को आगे लाने का काम किया है। उसी में से जो महिला शक्ति उत्थान कार्यालय है, उसकी जो सुनीता जी यादव है, उनसे हम बात करेंगे। आप महिला शक्ति कार्यक्रम का कौन सा उत्पादन संभालती हैं? सबसे पहले तो नमस्कार जी। मैं सुनीता यादव, बहुत बहुत स्वागत आपको। नारायणपुर के सीमा के ढाणी की रहने वाली हूँ और नारी उत्थान संस्थान से जुड़े हुए मुझे 12 साल हो गए। अच्छा। अभी मैं नारी उत्थान संस्थान की एक इकाई
एक कंपनी हाँ। जिसका नाम महाशक्ति मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ। ओके। हमारी इस कंपनी में सभी महिला सदस्य हैं, साथ काम करने वाली सभी महिलाएं हैं जी, इसमें। जी। जी और इस कंपनी की शुरुआत 21 जनवरी 2015 में हुई थी जी और 778 महिलाओं के साथ मिलकर के हमने ये कंपनी की शुरुआत की थी, जिसमें हम 9 डायरेक्टर हैं। और अभी हमारी कंपनी की सदस्य जो संख्या है वो 1500 के लगभग पहुंच गई है। वेरी गुड। और हमारी जो ये कंपनी है इसमें शुरुआत हमने दूध कलेक्शन पर काम किया था, डेयरी अच्छा। पर काम किया था। अच्छा। लेकिन अभी हम इसमें दूध के साथ साथ जैविक खेती का काम भी कर रही हैं। जैविक खेती का भी काम कर रहे हैं। और मिल्क की जो प्रोडक्शन है उसमें और क्या क्या आपके यहाँ होता है? हमने जो हमारे नारी उत्थान संस्थान है, हाँ। जो इस कंपनी को जिसने प्रमोट किया है, आज जो महाशक्ति खड़ी है वो हाँ। सिर्फ नारी उत्थान संस्थान की बदौलत यहाँ खड़ी है। जी नारी उत्थान संस्थान के जो एसएचजी हैं, समूह की जो महिलाएं हैं, जी उनसे यहाँ गांव में जाकर के, गांव ढाणियों में जाकर के दूध कलेक्शन का काम होता है। हाँ। और उन महिलाओं से जो दूध कलेक्ट होता है, वहाँ दूध निकालने से लेकर दूध टेस्टिंग का काम, हाँ। उसके बाद यहाँ गाड़ियों से दूध का कलेक्शन होना, हाँ। उसके बाद टेस्टिंग, टोटल काम महिलाएं करती हैं। हाँ। और अभी जो हमें जो 10,000 लीटर पर डे पर रोजाना काम कर रहे हैं। 10,000 पर लीटर डेली का हो रहा है आपका। वेरी गुड। तो ये टेस्टिंग वगैरह सब मशीनें यहाँ लगी हुई है? जी जी। ओके। हमारे यहाँ 25,000 लीटर कैपेसिटी का एक स्टोरेज है। ओके। और चिल्लिंग का पूरा प्लांट है जो नारी उत्थान संस्थान ने महाशक्ति को हाँ। आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता की है और आज हम इस पर काम कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? क्या कोई कठिनाई आई, परिवार की तरफ से आई? कैसे आप हैंडल करती है? परिवार की तरफ से ऐसी मुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं नहीं आई। आई। फिर भी मेरे को नहीं आई, और तो महिलाएं होती हैं जिनको हाँ। कठिनाई आती है। लेकिन हाँ। हमारी जो नारी उत्थान संस्थान की अध्यक्षा कहूँ या आप डायरेक्टर कहें, उमा रत्नो जी। जी, उन्होंने गांव में जाकर के महिलाओं से बात करके, उनके परिवारों से बात मुख्य करके प्रेरणा उन्हीं की है। उन्हीं की रही है, क्योंकि उन्होंने जाकर के उनको समझाया कि आज की इस महंगाई में अकेले आदमी से घर नहीं हाँ। चल पाता है, तो क्यों ना महिला आगे आकर के हाँ। कुछ अपने समूह में बचत करे। हाँ। और कुछ अपना जो इस कंपनी की हिस्सेदार है, जो उन्होंने अपना शेयर लगाया है, इसमें उनकी बचत, बल्कि पूरे परिवार का कल्याण है जी। इसमें। तो किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसे आई नहीं होगी। नारी उत्थान संस्थान से और महाशक्ति से जुड़ने के बाद बच्चों की शिक्षा का जो स्तर बढ़ा है, हाँ। महिलाओं ने, क्योंकि महिलाओं को अगर बच्चों की फीस भरनी होती है तो उनके हाँ, पास ऐसी तो होता नहीं है जी। एसएचजी पर। और फिर एसएचजी में जुड़ने के बाद महिलाओं को बैंक लोन भी दे देता है, तो इससे अच्छा। उनका भी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है और बच्चों की शिक्षा में भी प्रभाव पड़ा है। वेरी गुड। शक्ति हूँ, स्वरूपा हूँ, ऊर्जा हूँ, कोमल हूँ, ममता हूँ, मैं सब पर भारी हूँ, नारी हूँ। आज इन्हीं पंक्तियों को सार्थक करने वाली रेस्पेक्टेड उमा जी रत्नो आज हमारे साथ है। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। और जो महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक स्वावलंबी बनाने की अथक प्रयास जो आपने किए हैं, वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। मेरे साथ आज आदरणीय उमा जी रत्नो है, जिनका जन्म 2 नवंबर 1966 में जयपुर जिले के गोविंदगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव सीतारामपुरा चारणवास में हुआ। और आपका विवाह आदरणीय ठाकुर साहब मान सिंह जी शाह से 1985 27 जून को सीकर जिले में हुआ। आप कहते हैं कि पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। प्रारंभ से इतनी प्रतिभा की धनी रही और ऐसे प्रगति के पायदान छूती गई कि आपने 1904 में राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पार्टी चुनी। उसमें आप पंचायत समिति सदस्य का चुनाव में विजयी रही। और भी ऐसे अनेक पद है कि जिनकी लिस्ट अगर बताई जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। उन्हीं में से कुछ मैं यहाँ मेंशन कर सकती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नारी उत्थान संस्थान जो है, इसकी स्थापना कब से हुई? देखिए, नारी उत्थान संस्थान की स्थापना 1995 में हुई विधिवत तो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि 90 से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था काम करना। और उसका कारण रहा कि कुछ ना कुछ करने का मन में सदैव रहा, बचपन से ही रहा।
और हमारे मेरे ससुराल में 2 हवेलियां थी, अच्छा। एक में हम लोग रहते थे, एक खाली पड़ी हुई थी। अच्छा। तो उसमें मुझे लगा कि ये जगह भी काम में आए और हमारे जो काम करने वाली जो महिलाएं आती थी उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अच्छा। और विशेषकर बच्चियां उनके साथ साथ घूमती रहती थी, खेलती रहती थी, और उस वक्त गांव में कोई स्कूल भी नहीं था। अच्छा। तो मुझे लगा कि चलो अपना समय का सदुपयोग कर लें, और मैंने उनसे कहा कि भाई आप ऐसा करो ना, आप मेरे पास आपके बच्चों को, और भी जो बच्चे हैं उनको भेज दिया करो, मैं पढ़ा दिया करूँगी। ऐसा करके हमने, मुझे लगा कि ये जो खाली जगह है हमारी हवेली है, इससे मैं बच्चियों को पढ़ाऊँ। तो परिवार में जब पूछा गया तो मेरी दादी साहब उस वक्त बोले नहीं बेटा अपन नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। तो उनको मैं यही भी आपसे एक और पूछना चाहती थी कि ये सब करने में परिवार का कैसा क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही? देखिए, कोई भी आप नया काम करते हो, लीक से हटके काम करते हो तो बाधाएं आती हैं। हाँ, ऑब्वियसली। हाँ, बाधाएं आती हैं। एक सेट पैटर्न पे आप चलोगे तो आपको कोई नहीं टोकेगा, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, पढ़ ली, आपकी शादी हो गई, ससुराल आ गए, हाँ। आपका काम है खाना बनाना और सारा काम करना, तो आप कर रहे हो। लेकिन यदि आप हटके कोई काम कर रहे हो, अलग लीग से हटके काम कर रहे हो, तो आपको समस्याएं आएंगी, आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा तुरंत। उसमें आपका धैर्य कितना है, आपको यदि वास्तव में दिल से काम करना है तो आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। ये आपको सबसे अलग बनाता है। आप में धैर्य है, काम करने की क्षमताएं हैं, आपका लक्ष्य मजबूत है, तो मैं समझती हूँ कि आपको कोई नहीं डिगा सकता। और ये तो बाधाएं छोटी मोटी आती हैं, किसके नहीं आती। हाँ, क्योंकि यही मैं इसी चीज पे फोकस करना चाह रही हूँ कि आपने तो बिल्कुल अलग हटके काम किया। ऐसे में परिवार का क्या होता है कि बीए कर ली, बीएड कर ली, नौकरी करनी है, इसमें सब परिवार को कोई दिक्कत नहीं होती। जी जी। पर और एक उस समय जब आपकी तो बहुत कम अवस्था रही हुई होगी, उस समय आपने ये सब कैसे मैनेज किया? जी बिल्कुल, एक बार बहुत समस्याएं आई। हाँ। पर मैं ईश्वर का धन्यवाद करूंगी कि परिवार ठीक था, और विशेषकर मेरे पतिदेव को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, उनको बड़ा विश्वास था। उन्होंने यही कहा कि ठीक है, यदि तुम कुछ करना चाहती हो तो अपने बल पर करना, मैं तुम्हारे साथ साथ नहीं जाऊंगा, बाकी मुझे कोई एतराज नहीं। सहमति थी पूरी। तो ये मौन स्वीकृति ही उनकी मेरा सबसे बड़ा संबल रहा, संबल हो जाता है। ये बहुत बड़ा संबल रहा। और मैं श्रेय उनको भी देती हूँ कि उस वक्त उन्होंने मुझे ये कह के मना कर दिया होता कि बिल्कुल नहीं निकलना, तो हो सकता है शायद मैं इतना हिम्मत नहीं कर पाती। पर आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पति ने उस वक्त मेरी भावनाओं को समझा, तो आज मैं इतना बड़ा एक नारी उत्थान छोटे से रूप में एक पौधा लगा के एक वट वृक्ष बना पाई हूँ। तो ये परिवार का, और एक और है कि आप जितना बड़ा काम करते हो उसमें आप अकेले नहीं हो, उसमें सबका ही सहयोग होता है, आसपास के लोगों का, परिवार का, रिश्तेदारों का, कहीं न कहीं आपके मित्रों का, सहयोगों का, तभी जाकर के ये काम बड़ा होता है। ठीक है, हम सेनापति एक होता है, लेकिन युद्ध तो पूरी फौज के उससे जीता जाता है। तो कोई भी बड़े काम जब होते हैं तो उसमें सभी का सहयोग होता है, और सबसे बड़ा सहयोग और आशीर्वाद परमपिता परमेश्वर का होता है। वो चुनाव करता है और हम उस पर यदि खरे उतरते हैं तो हमें मौके मिलते हैं। और ईश्वर का आशीर्वाद आई थिंक कि तभी मिलता है कि जब आप एक बहुत अच्छा काम करने निकलते हैं, तो ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद रहता है। और प्लस आपका जो जज्बा, आपकी इंटेलिजेंसी, प्रतिभा, ये सब बहुत ही सराहनीय लगी। आपके यहाँ जो आपने गुड़िया बनाने का जो आपने बताया, हमने आपका वो वर्कशॉप भी देखा, बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ, ग्रामीण परिवेश, सब कुछ उन्होंने दर्शाया हुआ है महिलाओं ने अपनी यहाँ की बनी हुई चीजों से जो उन्होंने, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा। जी, ये दरअसल जब हमारा स्नेहालय स्टार्ट हुआ, और उस वक्त मैंने राजनीति से भी मैंने एक तरह से संन्यास ले लिया, और क्योंकि वहाँ सीकर से मैं जब यहाँ आई तो परिवार को भी ये लगा कि भाई ये 23 सालों तो ये काम किया, अभी यहाँ है। तो एक बार सबकी नाराजगी जायज़ थी, उनकी नाराजगी जायज़ थी, पर मुझे उस वक्त जुनून था, मुझे ये था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ऐसी एक जगह तैयार करूं जहां पर जो आवश्यकतामंद लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसी वृद्ध हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए,
ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ सकें और यहाँ रह सकें, तो वो सब घर में तो संभव नहीं हो सकता। तो एक परिवार में रह करके ये सब संभव नहीं था, और मुझे उस वक्त लगता था कि मुझे कोई ऐसी जगह तलाशनी चाहिए, तैयार करनी चाहिए। तो जब मैं यहाँ आई तो लोगों को लगा कि भाई ये तो बड़ा गलत है, भाई कहाँ जाके कैसे काम करेगी। शुरू में ठीक है, यहाँ रह के हवेली में रह के पढ़ा रही है तब तक तो ठीक है, पर ये तो नया काम हो गया, दूसरी तो जगह रहना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। चुनौतीपूर्ण कार्य था। अकेली महिला का आकर के काम करना। तो उस वक्त जब मैं यहाँ आकर के रहने लगी तो फिर मैंने कहा इसका और एक शर्त और थी कि आप ना तो किसी से मांगोगे ना दान लोगे, और अपने जो अपनी संस्कृति है, अपना पहनावा है, आप वो भी मेंटेन रखोगे। तो ये शर्त भी मेरे परिवार वालों की थी। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, इतना अपने को ये सहूलियत दे रहे हैं तो चलो, मैंने कहा ठीक है, मैं मेरी संस्कृति और मेरा जो भी अपना पहरावा है, अपने संस्कार है, मैं उनको पूरा मैं मेंटेन रखूंगी, और मैं प्रयास करूंगी कि मैं खुद ऐसा कोई कार्य करूं कि उसकी इनकम से मैं इन सब चीज को मेंटेन करूं। तो वो एक ख्याल आया उस वक्त, और मुझे कुछ ऐसी चीजें बड़ी लुभाती थी। मैंने एक डॉल देखा जो इसका नहीं था, मिट्टी से बना हुआ था। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम ऐसे जो वेस्ट मटेरियल, अपने पुराने कपड़े हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको इकट्ठा करके और एक ऐसी हम बनाएं जो अपनी संस्कृति को दर्शाए, और अपनी पूरी जो ग्रामीण परिवेश की चीजें हैं। क्योंकि आज के बच्चे हैं, आज के स्कूलों में ये नहीं पता कि चक्की क्या होती है, चूल्हा क्या होता है, कुआं क्या होता है। तो ये सब चीजें हमने बनाने की कोशिश की। वो सब देखा हमने, पूरी महिलाएं बिलोना कर रही है, कोई रस्सी बना रहे हैं, और भी अपनी संस्कृति को भी दर्शा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने उसको किया, और फिर धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी। फिर नाबार्ड के यहाँ DDM आए, कैलाश पावा जी। उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको कोई ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए तो हमें बताओ। तो मैंने कहा भाई हाँ, हमें ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए। तो फिर उन्होंने हमें ट्रेनिंग के लिए कुछ फंड रिलीज किया। उसके बाद में उन्होंने कहा मैडम आपको मार्केट का आप क्या करोगे, तो इनके मेले लगते हैं, है ना। तो उन्होंने हमें जवाहर कला केंद्र में, बॉम्बे, हैदराबाद, उन्होंने हमें एक मौका दिया। तो नाबार्ड का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नाबार्ड का। जी, नाबार्ड ने हमें पुरस्कार तो दिए ही दिए। हमारी जो महाशक्ति मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है उसको हमने बनाने से कुछ नहीं होता। हमारे को जो हमारे CEO की ट्रेनिंग से लेकर के डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग, आज हमारी महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, वो एक तरह से मैं कहूँगी कि ये नाबार्ड की देन है। नाबार्ड ने हमारी इतनी मदद की ट्रेनिंग में, फंडिंग में। हमारे जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुए उसमें हमारे को उन्होंने रूरल मार्ट करके ऐसी एक दुकान का फंड रिलीज किया। तो उसको भी हमने, जैसे यहाँ से हमारी बहनों ने छोटे छोटे उत्पाद बनाए हैं, मसाला बना लिया, कलाकंद बना लिया। तो उसके लिए गरीब महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, उनके पास तो इतना बजट नहीं है, संस्था ने उनको ट्रेनिंग सपोर्ट कर दिया। अब जो महाशक्ति की बहनें हैं जिनके पास मिल्क का कलेक्शन है, तो हमने एक व्यवस्था बनाई कि आप इनसे खरीदोगे, आप महाशक्ति से मिल्क खरीदोगे और फिर आप उनको पेमेंट करोगे। आपका जो जैसे प्रोडक्ट बिकता है तो आप महाशक्ति को वापस पेमेंट करोगे। तो एक रोटेशन बने। मेरा सदैव ये मानना रहा है कि आप किसी को भी मदद करते हो तो उसको सक्षम बनाओ। उसको किसी भी चीज को आप फ्री में कोई चीज देते हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। आप उसको सक्षम बनाओ, आप उसको इतना सपोर्ट दो कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। और यही हमारे नारी उत्थान संस्थान ने किया। ये आपको बहुत अच्छा लगा कि आपने विकास में एक आर्थिक संबलता हमेशा सोच के रखी। और बिल्कुल आपने स्वच्छ भारत में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम देख रहे थे कि आपने सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं। इसमें और भी आप हमें जी, हमने 2011 में ही हमारा जो नारी उत्थान संस्थान के जो हमारे बूथ लेवल पर हम लोग काम करते थे, दूध का, मिल्क का कलेक्शन का। तो जब मैं गाँव में जाया करती थी, SHG की मीटिंग्स में जाती थी, तो वहाँ मैंने महिलाओं से बातचीत करते हुए मेरे को ये निकल के आया कि दीदी हमारे एक महिला की डेथ हो गई। मैंने पूछा क्या हुआ? तो सर्प ने काट लिया, वो जंगल गई थी। तो उस वक्त ये लगा कि भाई अब क्या कर सकते हैं। तो हमने उनको कहा, मैंने ऐसा सामुदायिक ऐसा सुविधा केंद्र बना दें। तो द हंस फाउंडेशन से हमने बात की, तो हंस फाउंडेशन ने तुरंत एग्री किया। और हमने 10 गाँव पंचायतों पे, ग्राम पंचायत के सरपंचों ने हमें
जमीन अलॉट की, हंस ने हमें सपोर्ट किया और हमने 10 टॉयलेट, 10 बाथरूम और घाट जिसमें महिलाएं बैठ करके कपड़े धो सकें। हाँ, बहुत है ना? सुंदर भी हम देख रहे थे उसमें, अपने जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो भी सब वहाँ जी हो बिल्कुल। सकते हैं। और अपने सार्वजनिक काम है, और इसके अलावा भी 10 महिलाएं बैठ गई तो वहाँ भजन गा रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, कुछ काम की बात कर रही हैं। तो ऐसे करके हमारे वो बड़े बड़े सेंटर डेवलप हुए। और फिर 11 के बाद में हमने ये 10-11 सेंटर बना दिए, 11 सेंटर हमारे बन गए। जब 14 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनका ये सपना स्वच्छ भारत मिशन का रहा, तो उस वक्त हमें लगा कि अरे हमने तो ये काम तो पहले कर दिया। और फिर हमें लगा कि नहीं, हम अब हर घर में शौचालय बनना चाहिए। और उसमें हमने राज्य सरकार के साथ मिलके बहुत बड़ा काम, हमारी बहुत बड़ी इसमें सहयोग करने का प्रयास किया। और हमने एक कोशिश की कि हमारी जो महिलाएं, हमारे समूह की जो बहनें हैं, उनको ये कहा कि आप समूह की सदस्य जब बनेंगे जब आपके घर में शौचालय होगा। महिलाओं ने कहा कि नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं, हम नहीं बना सकते। मैंने कहा भाई, राज्य सरकार आपको, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, और बोले नहीं, पहले आप हमें कुछ ऐसा दो कि हम बना सकें। तो फिर हमने एक, बिना किसी सपोर्ट के हमने एक व्यवस्था की कि हमारी 2 समूह को हमने कुछ मशीनें लोन पर, पंजाब नेशनल बैंक से लोन पर मशीनें दिलवाई और उनको ट्रेनिंग दी, और वो ब्रिक्स और ब्लॉक्स बनाने लगी। और उन महिलाओं से, उन महिलाओं का टाई अप करवाया, भाई उनका व्यापार, उनका भी व्यापार हो जाए और उन महिलाओं को भी क्रेडिट पर वो कुछ चीज मिल जाए उधार में। तो इस तरीके से उनको लिंक करवाया। और एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव मैं कहती हूँ नारी उत्थान संस्थान ने लिया। भी आपके यहाँ जी, मतलब इको फ्रेंडली, बहुत सुंदर ब्रिक्स बनाई, बहुत अच्छा काम किया। सरकार में भी जो जितने पीडब्ल्यूडी के काम चलते थे तो महिलाओं को ऑर्डर करके और हमसे ही वो ब्रिक्स खरीदते हैं। तो एक अच्छा काम, 20 से 25 महिलाओं को ये भी बड़ा काम मिला। आपने सैंपल भी रखे हुए हैं वहाँ? हाँ जी, हमारी जो टाइलें हैं तो बहुत सुंदर सुंदर टाइलें भी बनती हैं, गमले भी बनते हैं, तो सब हमारी महिलाएं बनाती हैं। हमारा कोशिश यही रहा कि हम महिला को जितना सशक्त कर सकते हैं हम उतना महिला को ही काम दें। कलाकंद का नाम लिया तो अलवर की तो बहुत फेमस मिठाई है कलाकंद। जी बिल्कुल, वो आपके यहाँ बन रही है? जी बिल्कुल। तो मार्केट में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई आपको? जी, मार्केट में हमारे को ये प्रॉब्लम आई क्योंकि कलाकंद जो लोग बनाते हैं, हाँ, अलवर में काफी लोग पर मिलावट का बहुत ज्यादा यहाँ चलन है। अच्छा। और चूंकि हमारे यहाँ गुणवत्ता पर बड़ा ध्यान है, तो हमारा जो कलाकंद बनता है वो प्योर बनता है। एक बार किसी ने टेस्ट कर लिया, खरीद लिया, तो फिर वो हमारे से ही कलाकंद लेगा। आपने बताया कि सबसे पहले आपने यहाँ एक स्नेहालय की स्थापना करी, वहीं से आपका ये कारवां स्टार्ट हुआ। तो उस स्नेहालय में क्या क्या, आप किस किस को आप रखते हैं, आश्रय देते हैं? स्नेहालय में वैसे तो पहले बुजुर्ग महिलाएं, जरूरतमंद महिलाएं, ये सब रही हैं, लेकिन विशेषकर मैं कहना चाहूँगी कि हमारे स्नेहालय में जो बालक और बालिकाओं ने जो अध्ययन किया, और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी हमारे 9 बेटियां अपना घर बसा चुकी हैं, उनकी हमने शादी कर दी। 3 बेटे हमारे सरकारी नौकरी में हैं, एक बेटी हमारी डॉक्टर है, और अभी 7 बेटियां हमारी पढ़ रही हैं, एक RS का एग्ज़ाम देंगी। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक काम नारी उत्थान संस्थान स्नेहालय के माध्यम से हुआ। और आज उन उन बच्चों के परिवार नहीं था, उनको परिवार मिला, और वो आज बहुत खुशी से वहाँ रहते हैं, बहुत प्रसन्न हैं, अपना करियर बना रही हैं। अपना हमने देखा बहुत ही बच्चियां बहुत एक्सपर्ट, और वो पूरा आपके ही उसमें रहती हैं। हाँ जी, वो उनका कोई है ही नहीं। वो एक तरह से ऑर्फनेज बच्चियां सरकार के द्वारा हमारे पास आई थी। जो वृद्ध महिलाएं जो आपके पास थी, उनका फिर कैसे क्या किया? देखिए, उनका, ऐसी महिलाएं जो मेंटली डिस्टर्ब थी, वो रोड पर कोई फेंक गया, कोई वृद्धा को कोई छोड़ गया, ऐसी महिलाओं को हमने रखा। उनके परिवार का हमें पता नहीं चल पाया, वो जब तक रही उनकी हमने सेवा की, और उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया। और आज वो हमारे पास जितनी भी महिलाएं थी, फिर हमारे बालिका गृह चलने की वजह से कुछ हमारी महिलाएं, वृद्ध महिलाएं आज शंकर सेवा धाम में आज भी हैं। मैं निरंतर जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ। जिनके कच्चे घर हैं, जिनके झोपड़ियाँ हैं, और वो घर बनाने में सक्षम नहीं है, उनकी आय बहुत कम है, तो ऐसे महिलाओं के लिए, ऐसे परिवारों के लिए HRDS के साथ मिलकर के, और हमारी एक कंपनी है, वो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को रन कर रही है।
एक मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपके यहाँ 10,000 महिलाओं का जो समूह है, तो उनकी कोई भविष्य निधि या ऐसी कुछ एकत्रित हो रही है? जी, हमारा एक तो लोन का काम है कि उनकी जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, उनकी जो सेविंग है, उसके अकॉर्डिंग उनको जैसे आईसीआईसी बैंक के द्वारा हम लोन प्रोवाइड करवाते जी, हैं। हमारे भी 12 करोड़ का लोन हमारी महिलाओं में चल रहा है और वो उनको जहां जरूरत होती है उस पैसे को वो खर्च करती हैं और वो समय पर। सबसे बड़ी बात है हमारी एक भी महिला डिफॉल्टर नहीं है और पूरा मैनेज हाँ करके पूरा, क्योंकि अब जैसे हमारे डेयरी का काम है तो हमारी एक योजना के तहत हमने उस वक्त तो 2,500 पशु दे दिए, लेकिन अब हम रोजाना तो नहीं दे सकते। हाँ। तो उन महिलाओं को पशु दिलाने के लिए हमने लोन दिलवा दिया, वो दूध के माध्यम से अपना पैसा वापस देती हैं और उनका बहुत ही अच्छा बैंक से उनकी क्रेडिट बनी हुई है, वो अच्छा काम कर रही है। उनके सारे जितने भी बीमा है ना, स्वास्थ्य बीमा, हमारे कार्यकर्ता समय समय पे सारी उनको योजनाओं के बारे में उनको बताते हैं, उनको लाभान्वित करवाते हैं और हमारी महिलाएं बहुत ही सजग हैं इस मामले में और अच्छा काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं। आश्वस्त हो जाए। जी, अगर बिल्कुल। ऐसा हो तो आप लोन भी प्रोवाइड करवा कि दें, नारी उत्थान बहुत ही संस्थान अच्छी उनका परिवार है। नारी हाँ। उत्थान संस्थान कोई एक उमा रत्न नहीं है हाँ। या हजारों उमा रत्नों है, सब ये इतनी देखा सक्षम हमने, है। आपके 9 डायरेक्टर्स भी महिलाएं हैं, आपने जी। सबको पूरा स्वावलंबी बनाया है, बहुत ही जी। अच्छी बात है। आपसे मिलकर आज हमें आज की जो युवा पीढ़ी है उनको आपसे बहुत ज्यादा सीखना चाहिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम को जो भी देख रहे हैं वो सब कुछ सीखे, सिर्फ एक निश्चित दायरे में ही न रहे, चहुमुखी विकास के बारे में सोचे। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका भी कोई संदेश आप दें। मैं हमारी युवा पीढ़ी और विशेषकर महिलाओं से जी। उनसे यही कहना चाहूंगी कि वो अपना हौसला रखें और अपनी मेहनत करें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम ये देख लें कि नहीं हमारी कोई मदद कर देगा ये मेहनत। आज नारी उत्थान में भी जो कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, उनको सबको काम करना है, कर्म उनको करते रहना चाहिए और हमारे युवा पीढ़ी, हमारी महिलाएं सब निरंतर प्रयास करें, मेहनत करें, सफलता उनको अवश्य मिलेगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, तो ये 4 पंक्तियां पूरी ही सुना दीजिए हमारे चैनल पे जो आपकी प्रसिद्ध है। देखिए, कई बार कई स्कूलों में जहाँ जहाँ मुझे जाने का अवसर मिलता है महिलाओं में, मैं उनको एक ही बात, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और मेरे मन में तो बैठी हुई हैं और वो जरूर सबको सुननी चाहिए। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं आपको दिक्कतें आती हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइट चॉइस टीवी। आज हम रूबरू हो रहे हैं शहर की जानी मानी प्रसिद्ध विद्वता से परिपूर्ण ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा से। नारी तू नारायणी, शैले शैले न माणक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साध वो नहीं सर्वत्र, चंदनम न बने बने। ज्योतिष के क्षेत्र में आज कई लोग उतरे हुए हैं। हर कोई ज्योतिष विद्या की तरफ खींचा चला जाता है, परंतु आज मैं आपको बताना चाहूंगी एक ऐसी शख्सियत के द्वारा कि ज्योतिष विद्या का क्या महत्व है, किस तरह ये विज्ञान और ज्योतिष का जो तालमेल है वो कैसे आज प्रभावित है। तो मैं आज इस साक्षात्कार के जरिए डॉक्टर पूजा शर्मा से रूबरू हो रही हूँ। नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप ज्योतिषाचार्य है, एक महिला, बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य है। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाहूंगी कि ज्योतिष के क्षेत्र में आने की आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जी, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और गीतांजलि, आपको भी अपने चैनल के प्रति बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। ज्योतिष के क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी आई ही नहीं, क्योंकि ज्योतिष को मैंने हमेशा जिया है ना। ज्योतिष मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जी। लोग ज्योतिष करते हैं
और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्योतिष को जीती हूँ। और जैसे आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है और जब उसका शिक्षा क्रम शुरू होता जी। है तो हम उसको स्कूल भेजते हैं। हाँ। उसके बाद में वो सीनियर हाई सेकेंडरी, फिर कॉलेज जाता है और वो किसी एक विषय के प्रति विद्वता हासिल करता है ना, पर्टिकुलर किसी एक विषय में वो कॉलेज में एक्सपर्ट होता है। अब ठीक इसी तरीके से जो ज्योतिष है, जो ज्योतिष विषय है, उसमें भी आप सीखते हैं, है ना। आप किताबों से सीखते हैं, गुरु से सीखते हैं, लेकिन ये ज्योतिष विषय अन्य विषयों से बहुत भिन्न है। जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी है या गणित है, वो हम स्कूल में गुरु से जाके सीखते हैं। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विषय है, यह मात्र एक ऐसा विषय है जिसे आप गुरु से या स्कूल में या कॉलेज में सीखने के साथ साथ आपके ये बैकग्राउंड में भी होना चाहिए। अच्छा। यानी आपके खून में होना चाहिए। अच्छा। और पीछे जाएंगे, मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों की एक व्यवस्था है। अच्छा। एक जन्म में कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता। हाँ। आप डिग्री ले लेंगे। हाँ, यही तो लेकिन- डिफरेंस होता है कि जी। थोड़ा सा पढ़ लिया, किताब पढ़ ली बाजार में से। नहीं, डिग्री आप ला सकते हैं। हाँ। लेकिन किसी का भला करने के लिए, किसी के लिए कोई प्रेडिक्शन करने के लिए और सामने वाले को उससे फायदा हो, मुझे लगता है ये एक जन्म की कोई व्यवस्था नहीं है गीतांजलि जी, ये कई जन्मों की तपस्या है। और मुझे अपनी आत्मा में हमेशा यह ज्ञान रहा, ये आभास रहा कि मेरा जन्म ज्योतिष के लिए हुआ है ना। तो इसलिए मुझे लगता है मैं बचपन से ही किसी न किसी माध्यम से इस विषय में प्रैक्टिस कर रही थी। और आप देखिए कि मेरा जो आचार्य क्रम है, जो पीएचडी है, वो दर्शन शास्त्र में रहा, लेकिन आत्मा मेरी हमेशा ज्योतिष के लिए जागती रही और विभिन्न तरीके से मैंने इसमें प्रैक्टिस की। वेरी गुड। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात बताई कि सिर्फ ज्योतिष इसी जन्म में पढ़ाई लिखाई करके नहीं होता है, ये खून में होना चाहिए या आपके पूर्व जन्म का भी इसमें प्रभाव सही होगा। पड़ता है। आगे आप हमें ये बताइए कि आप पैरानॉर्मल की ज्ञाता है, तो इसमें कैसे ये ज्योतिष और इसका क्या वो तालमेल है? संबंध रहा? जी जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष जो है वो एक विज्ञान है। हाँ। हम सब जानते हैं, लेकिन विज्ञान कैसे है? विज्ञान कोई सब्जेक्ट कब होता है, कोई विषय या कोई ज्ञान, विज्ञान कब बनता है? जब वह उन प्रमाण आपके पास हो, उन प्रमाणों पर वह ज्ञान खरा उतरकर किसी सैद्धांतिक उस तक पहुंचे। हाँ। यानी वो एक वैलिडिटी के आधार पे सिद्ध हो, सही सिद्ध हो, कोई ज्ञान प्रमाणों के आधार पर वैलिड हो जाए। ठीक इसी तरीके से आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रणालियों के आधार पर ज्योतिष को विज्ञान सिद्ध किया जा सकता है। ये दो विशेष प्रणालियां हैं किसी ज्ञान को विज्ञान सिद्ध करने की। तो ज्योतिष इन पर खरा उतरता है, नंबर एक। नंबर दो, ज्योतिष जो हमारे ऋषि मुनि कर रहे हैं हजारों सालों से, हाँ। है ना, उन्होंने उसी समय बता दिया कि क्या सूर्य की दूरी है पृथ्वी से, कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, जिसे अमेरिका बाद में सिद्ध करता रहा। विज्ञान से तो भी पहले किस तरीके ज्योतिष से वो उन्होंने किस तरीके से किया, बिना कुछ मशीनीकरण से, बिना कुछ उपक्रमों से। यानी ज्योतिष के पीछे एक बहुत बड़ा प्रभाव है सहज ज्ञान का। सहज ज्ञान, आत्मिक ज्ञान। आप मुझे बताइए कि बल्ब का आविष्कार पहले हुआ या किसी के मन में बल्ब का आविष्कार करने का भाव पहले प्रकट हुआ? यानी विचार पहले आया या आविष्कार पहले हो गया? विचार पहले आया। वो विचार ही उसका सहज ज्ञान है। जितने भी आविष्कार हुए तो आविष्कार तो बाद में हुए, उस व्यक्ति के मन में वो ज्ञान आया। वो कहाँ से आया? सहज ज्ञान। इसका स्रोत सहज ज्ञान है। ठीक इसी तरीके से ज्योतिष जहाँ खत्म होने लगता है, अच्छा। खत्म होने का अर्थ है कि आपके पास कोई व्यक्ति आया और सारे ताले लग गए हैं ज्ञान पे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है,
ज्योतिष के सभी विद्याएं आपने लगा ली और आप नहीं समझ पा रहे कि ये क्यों दुखी है, इसकी समस्या का कारण क्या है, तो वहां से आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है और वहां से पैरानॉर्मल का भी ज्ञान शुरू होता है। बहुत से ज्योतिषी ये कहते हैं कि ये लोगों को, आम आदमी को, नहीं ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होती, कोई भूत प्रेत नहीं होता, कुछ ब्लैक मैजिक नहीं होता। मुझे आप बताइए, जब आपके पास थर्ड आई ही नहीं है, जब आपने वो ज्ञान हासिल ही नहीं किया, जब आपकी आत्मा में वो ज्ञान ही नहीं है, तो आप कैसे अधिकारी हुए उसका सही और गलत का जजमेंट करने के लिए? अगर सूर्य, मैं ये कल से कहना शुरू कर दूं कि सूर्य आसमान में नहीं उगता, तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। यानी सूर्य आकाश में उगता है, लेकिन अगर एक अंधा व्यक्ति कह दे कि सूर्य आकाश में नहीं उगता, तब भी क्या आप मान लेंगी? नहीं मानेंगी। यानी उस अंधे व्यक्ति ने कभी अनुभव नहीं किया। सूर्य तो आकाश में है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है, उसकी इंद्रियों में, उसकी कर्मेंद्रियों में वो शक्ति नहीं है कि वो उसको देख पाए। तो क्या वो ज्ञान नहीं है? आप चाहे माने या ना माने। तो ठीक इसी तरीके से गीतांजलि जी, जब ज्योतिष के समझ में नहीं आता, जब कोई ज्ञान ज्योतिष के बाहर का हो जाता है, तो यानी उसका लेवल कुछ और ऊपर है, वो एक आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में आएगा। ठीक यहाँ से ही पैरानॉर्मल की शुरुआत होती है। आपने देखा होगा, अचानक से किसी को कुछ हो गया, कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगा कोई व्यक्ति, और उसके ग्रह आपने देख लिए, ग्रह ठीक है, दशाएं ठीक है, अंतर प्रत्यंतर दशा सब ठीक है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इसका एकदम बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया और ये पागल कहलाने लगा, पागल जैसी हरकतें, उसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है। आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। इसी में मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि इस तरह के जो पैरानॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं, कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अंततोगत्वा विधर्मियों की दहलीज पे चढ़ते हैं जी। तो क्या हिंदू धर्म में इसका कोई उपचार नहीं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और यहाँ तक कि मैं अपने हिंदू भाई बहनों को इस ओर से जागृत करने की कोशिश कर रही हूँ। यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुओं को ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह का अगर किया कराया है, या कोई एकदम से कोई एबनॉर्मल व्यवहार हो रहा है घर में, किसी का ग्रह कलेश हो रहा है, या किसी को कुछ अनुभव एहसास हो रहे हैं जो उसकी बुद्धि से परे हैं, तो उनको तुरंत क्या लगता है कि हिंदू धर्म में तो ये ताकत नहीं है, हमें तुरंत मुसलमानों के पास, तांत्रिक्स के पास या विधर्मियों के पास जाना चाहिए। काफी तांत्रिक होते हैं। हाँ। आपको पता है गीतांजलि जी, हिंदू धर्म में सबसे पहले हिंदू धर्म में ही ये शक्ति है। मैं कहती हूँ आपके पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्या एक से एक के प्रति भी आप समर्पित नहीं हो सकते? कहाँ जरूरत पड़ी है आपको विधर्मियों के यहाँ जाने की? और आपको पता है क्या, आप मेरा हिंदू भाई बहन इस तरफ से जागृत है कि ये जो विधर्मी है ये किस तरीके से आपका फायदा उठाते हैं? ये आपका कोई उपचार नहीं करते हैं, बल्कि और आपको इस दलदल में धसाते जाते हैं। आपको 1 मिनट, 10 दिन, 5 दिन के लिए लग सकता है कि मैं कुछ ठीक हूँ, लेकिन जैसे ही उसका बंध टूटेगा, जो वो आपके साथ कर रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कितने बुरे तरीके से आप और प्रभावित होने वाले हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूंगी कि जिस तरीके से देवता है, उस तरीके से राक्षस भी है। जिस तरीके से सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी भी है। और वो हर काल में रही, वो हर युग में रही, वो सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, कलयुग में भी है, द्वापर में भी थी, सब में है। उसमें आपके न मानने से या आपके ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी के ऊपर कोई राक्षस शक्ति, कोई पैशाचिक शक्ति, कोई भूत प्रेत जैसा कुछ हो रहा है या उसको महसूस हो रहा है, गीतांजलि जी मेरे पास अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे पास, हमने कभी ये ज्ञान नहीं पढ़ा, हमारा ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ कि आप इसमें क्या क्या मतलब रेमेडीज आपके पास है, क्योंकि आप तो आचार्य है पैरानॉर्मल में, तो इसका हमें आप थोड़ा सा और बताइए। देखिए, मैंने बचपन में ही श्री विद्या में दीक्षा ग्रहण की, और श्री विद्या से मैं गुरुक्रम में आचार्य हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि
ये योग्यता हासिल करने के लिए आपको कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दे सकते। अच्छा। आपको ही साधना क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। आपको ही अपने ज्ञान को, अपनी आत्मा को, हम कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, हाँ। अपनी ज्ञान के, अपनी आत्मा के स्तर को साधना से इतना ऊपर उठा लेना पड़ेगा कि प्रकृति के संकेतों को पकड़ना पड़ेगा। अच्छा। प्रकृति हर सवाल का आपको जवाब देती है। तो मेरा अगर आप बैकग्राउंड पूछें, मेरे लिए आप स्पेशली जानना चाहें, तो मैं बचपन से ही साधना मार्ग में हूँ। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो बहुत तपस्वी था जी। और हमने माला, अध्यात्म किताबें और पुराण और साहित्य सब पढ़ते हुए देखा। वहीं से हमें मिला। हमारे यहाँ सबसे पहला मंत्र माँ देती है। माता एक छोटे से बच्चे को एक मंत्र देती है, वहां से हमारा ज्ञान क्रम शुरू होता है। तो मुझे बचपन में ही इन चीजों का एहसास होता था। जो मैं कहती थी वो होने लगता था, या ऐसा हो सकता है कि जो घटित होने वाला है उसका पूर्वानुमान मुझे हो जाता था। अच्छा। लेकिन ये किससे? ये केवल और केवल साधना से। तपस्या से, है ना? तपस्या से आप प्रकृति से जुड़ जाते हो और उन संकेतों को पकड़ पाते हो। तो इसमें क्या अवैज्ञानिक है? बिल्कुल वैज्ञानिक है। आपने भी देखा होगा, आप भी अक्सर कई बार बता देती हैं, अच्छा ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा होने वाला है। तो यानी आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस में वो चीज आपने पहले ही पकड़ ली। तो जिसकी चेतना जितनी प्योर होगी, जिसकी कॉन्शियसनेस जितनी प्योर होगी, वो उतना ही पूर्वानुमान कर लेगा घटनाओं का, उसको पूर्वाभास हो जाएगा, है ना? प्रकृति की कई शक्तियां हैं। अब जैसे हम लोग, ये भगवती है त्रिपुर सुंदरी। हाँ, ये मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा आपने वो त्रिपुर सुंदरी माँ का। जी, हम 10 महाविद्या में प्रैक्टिस करते हैं, है ना? हम आज भी बहुत निम्न स्तर के साधक मैं खुद को कहती हूँ, क्योंकि साधना के लिए एक जन्म नहीं, 1000 जन्म भी कम पड़ते हैं। कोई और लिमिट 10 नहीं होती महाविद्या है के लिए साधना तो की। कहा गया है कि भगवती का किसी एक जन्म में तो केवल नाम कानों में पड़ता है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भी हिंदू भाई बहनों को अब समय आ गया है, क्योंकि ये कलयुग है। और आप देखिए, बहुत से ऋषि मुनि जो है वो पहले ही, रामचरितमानस में तो पहले ही लिखा जा चुका है कि कलयुग में क्या क्या होगा, है ना? अनाचार बढ़ेगा और इस तरह की चीजें ज्यादा होंगी। क्योंकि किसी की जो मृत्यु हो गई तो ना तो उसका ठीक तरीके से कोई संस्कार हुआ है, ना कोई दाह संस्कार हुआ है, ना जो हमारे जितने भी नियम थे सब उठते जा रहे हैं। हाँ। तो किस तरीके से उसकी क्योंकि लोग भूलते जा रहे हैं परंपराओं को, सब कुछ। अगर आत्मा शांति नहीं पाएगी हिंदू धर्म के अनुसार, तो ये पैशाचिक शक्तियां अधिक बढ़ेंगी। अच्छा। और ये अधिक लोगों को तंग करेंगी। तो मैं आप सबसे इस चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप विधर्मियों की देली ना चढ़े। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो आपके ही हिंदू धर्म में आगम शास्त्र की व्यवस्था है। गीतांजलि जी, हमारे यहाँ आगम और निगम, अच्छा। 2 धाराएं शुरू से एक साथ बही। अच्छा। निगम हम सब जानते हैं, हमारे जितने भी वेद हैं, चारों वेद हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, पुराण साहित्य है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये निगम शास्त्रों में आते हैं। ठीक दूसरी तरफ जो हमारे ऋषि मुनि प्रैक्टिस करते थे, वो कोई केवल वो मंत्रों का वो नहीं करते थे, मंत्र नहीं रटते थे, वो प्रैक्टिस करते थे, वो रिसर्च करते थे, वो रिसर्च करते थे। आप देखिए, हमारे यहाँ किसी भी पाठ में, वैदिक पाठ से पहले आपने देखा होगा, मंत्र है, ऋषि का नाम है, है ना? उनका तर्पण है। तो यानी वो उनके लिए एक नोबेल प्राइज जैसा था। उस ऋषि ने उस व्यवस्था में प्रैक्टिस करी, एक लाइन और वो मंत्र उसको दे दिया गया, उसका नाम आता है ऋषि का पहले, है ना? तो यानी ऋषि मुनि शुरू से कर रहे थे, तो आप भी उतरे, साधना मार्ग में उतरे, कोई उचित गुरु का चयन करें, अच्छे गुरु से दीक्षा ले, साधना कुछ नहीं, आपसे सिर्फ आधे घंटे आप मंत्र चैंट करें जो आपके गुरु ने दिया हो, और ध्यान रखें सात्विक साधना करें। इसमें भी कई क्षेत्र हैं, तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। चूंकि आप गृहस्थ हैं तो आप केवल और केवल सात्विक क्षेत्र से साधना में आए, खुद भी आत्मबल प्राप्त करें और अपने घर वालों की भी रक्षा करें। आपसे नहीं हो
अगर आप अफेक्टेड हैं इन चीजों से तो आप सही लोगों के पास पहुंचे, विधर्मियों के पास नहीं पहुंचे, ये आपका बहुत नुकसान करेंगे। आप जानती हैं, मैं तो ये भी कहती हूँ कि आंतरिककरण से हिंदू परिवार मुस्लिम बनते जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, आपके घर में भी व्यवस्था है पितरों की, आप भी मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज चले गए उनको हम अमावस्या को या इस श्राद्ध में उनका भोग करते हैं, तर्पण करते हैं। जब आप विधर्मियों की देली चढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपके कुल देवता, आपके पितर आपके घर में बचेंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। आज के बाद आपके घर में तर्पण और भोग कोई और ले रहा होगा। आपके पितर और आपके कुल देवता और कुल देवी बांध दिए जाएंगे। क्या आप ये चाहेंगे? वंश तक खराब हो जाते हैं। इसलिए विधर्मियों की देहली मत जाइए। एक बार को अगर आपको इलाज नहीं मिल रहा है तो आप भोग लीजिए इसे अपना कर्मा समझ के, और ढूंढिए अपनी इन समस्याओं से बाहर आने के लिए तत्पर रहिए। ढूंढिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्थानों को जो आपसे हिंदू धर्म से भी इनसे मुक्ति दिला सके। जी, ये सब बातें जान के बहुत ही हमें ज्ञान का अनुभव हो रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे जितने भी व्यूअर्स, ऑडियंस देख रहे हैं, तो अगर उनको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो या उनके जानकारों में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप तक पहुंचने का क्या माध्यम रहेगा और क्या सेवाएं आपकी रहती है? जी गीतांजलि जी, इसमें क्या होता है, आने वाले व्यक्ति को पहले हम उसकी जांच करते हैं जी कि उसकी जो समस्या है वो ज्योतिष की है, ग्रहों की है जी, या पैरानॉर्मल है। अच्छा, है ना? क्योंकि ये मेरा उत्तरदायित्व है कि पहले उसका ये देखा जाना चाहिए कि वो किस कारण से ग्रसित है। हो सकता है, अच्छा कुछ केस ऐसे भी आते हैं जिसमें व्यक्ति की समस्या ग्रह जनित है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है आभास है कि नहीं मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया, तो यहाँ मेरा उत्तरदायित्व है कि उसके वहम को मैं खत्म करूं। तो इसके लिए एक जांच भी होती है। अच्छा, पैरानॉर्मल जांच भी होती है हमारे यहाँ। अच्छा। अगर उस पैरानॉर्मल जांच में आपकी चाहे 5 दिन पुरानी समस्या हो या 50 साल या 100 साल पुरानी समस्या हो, वो सब उस जांच में आती है। हम व्यक्ति ही वेरीफाई करता है, हाँ मैडम हमने ऐसा सुना था हमारे फैमिली में, तो वो आ सकते हैं। हमारा गूगल पे भी है, डॉक्टर पूजा शर्मा के नाम से, नंबर भी है, वेबसाइट भी है, और आज आपके चैनल से भी लोगों को पता लगा ही है। तो आप गूगल पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं डॉक्टर पूजा शर्मा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के लिए या एस्ट्रोलॉजर के लिए, और अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपकी समस्याओं का सही कारण पकड़ में आए और सही इलाज हो। और गीतांजलि जी, ऐसा देवीय प्रभाव और गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम जांच के बाद संतुष्ट होकर ही कोई केस लेते हैं। अच्छा, सभी केस हम नहीं लेते हैं, क्योंकि कुछ केसेस डॉक्टरी भी होते हैं, मेडिकल रीजन भी होते हैं। तो हम मेरा बहुत अच्छी लगी बात आपकी कि कि उस व्यक्ति को वहां तक भेजते हैं। ठीक, वेरी गुड। तो आज आपसे इतनी सारी जानकारी लेके हमें बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। बड़ा ऑडियंस और व्यूअर्स के लिए भी ये बहुत ही एक यूजफुल, उपयोगी विषय रहा है, और हम आपके आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइट चॉइस, राइट चॉइस, राइट चॉइस। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ अपने ही शहर चौमू के एमएलए पद की प्रबल दावेदार डॉक्टर शिखा मील जी से। जी हाँ, ठीक सुना आपने, डॉक्टर शिखा मील, जो अपने शहर चौमू के सबसे बड़े हॉस्पिटल बराला हॉस्पिटल की एक जानी मानी लोकप्रिय गायनिक डॉक्टर है। शिखा मील एक सुप्रसिद्ध, अत्यंत लोकप्रिय डॉक्टर बन चुकी है। मैं आपको ये बताते हुए हर्ष का इजहार कर रही हूँ कि डॉक्टर शिखा मील कोरोना जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी कि हर परिस्थिति में चिकित्साएं सेवाएं दे रही हैं। और अब मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आप चौमू शहर के एमएलए पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। आपका चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ राजनीति में भी अच्छी पकड़ है।
आप आज के समय में चोमू के हर क्षेत्र में जन जन की प्रिय हैं, क्योंकि बड़ी ही ईमानदारी से अपने पेशे को समय देते हुए साथ ही समाज सेवा में भी सन 2017 से कार्यरत हैं। आपने प्रयास फाउंडेशन को साकार रूप देते हुए महिलाओं की जागरूकता के लिए, उनकी शिक्षा क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रयास फाउंडेशन की स्थापना की और उन्हें आज साकार रूप दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक डॉक्टरी पेशे के बिजी शेड्यूल के होते हुए भी आपने राजनीति में आने का फैसला किया, क्योंकि आप 2017 से ही समाज सेवा से जुड़ी हैं। चोमू के हर क्षेत्र में जाकर उनके सुख दुख में भागीदार बनी हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं पंक्तियों को साकार कर रही है डॉक्टर शिखा मील। एक डॉक्टर होते हुए भी देश के बारे में, समाज के बारे में सोच रही है, महिलाओं के बारे में सोचा है। चोमू विधानसभा क्षेत्र से एमएलए की प्रबल दावेदार है। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। आज मैं आप सबको रूबरू करवाऊंगी डॉक्टर शिखा मील से। हेलो एवरीवन, आप हैं डॉक्टर शिखा मील। आज मैं आपको रूबरू करा रही हूँ अपने चोमू क्षेत्र के सबसे प्रबल दावेदार। तो आज हम कुछ बातें डॉक्टर शिखा मील से करेंगे और आप हमारा साथ देंगे। तो डॉक्टर जैसे बिजी शेड्यूल में आप इतना बहुत ही अच्छी अपनी सेवाएं दे रही हैं। महिलाओं की सबसे लंबी कतार मेरे ख्याल से मैम के ऑफिस के बाहर होती है। तो ऐसे में राजनीति में आप कैसे मैनेज करेंगी? थैंक यू गीता जी, पहले तो मुझे इस इंटरव्यू के लायक समझने के लिए। दूसरा, महिलाओं ने ही हमारे जो भी कार्य है उसकी फाउंडेशन रखी है। शुरुआत हमारे घर से, माता वगैरह से होती है, उसके बाद भी हम इसी फील्ड में आए महिलाओं की सेवाओं के लिए। तो मेरा सौभाग्य है कि इतने पेशेंट्स मुझे समझते हैं कि मैं एक अच्छा इलाज दे सकती हूँ, और जो उन महिलाओं को समझ सकती है, जो उनके घर की चीज़ों को, घर की समस्याओं को करीबी से देख सकती है, और उनसे बहुत बार हमने बातचीत करी, तो हमें लगता है कि सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी हम लोगों को बहुत अपनी अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। और जितना हमने समाज में घूमकर लोगों से उनको जानकर ये सब देखा, तो डेफिनेटली हमारा बेस्ट करेंगे राजनीतिक सेवाओं में भी। जी, ये बहुत ही खुशी की बात है चोमू के लिए कि कोई महिला एमएलए आए, तो क्योंकि महिलाओं की ज़्यादा समस्या होती है मेरे ख्याल से। जो आवश्यकता है, जैसे आज के दौर में पानी की बड़ी किल्लत है, ऐसा मैं तो चोमू की हूँ तो मुझे पता है। तो इसके लिए आप क्या इनको? देखिए, जल ही जीवन है। पानी ऐसी चीज है, कोई ऐसा एज बार नहीं है जिसे पानी नहीं चाहिए, कोई ऐसा सामाजिक स्तर नहीं है जिसे पानी नहीं चाहिए। और उसी पानी की अगर कमी होगी तो क्षेत्र का विकास वहीं रुक जाएगा। और जो कृषि प्रधान क्षेत्र होता है वो तो पूरी तरह से ही अपना पानी पर, क्योंकि पशुधन हुआ, कृषि हुआ, वो सब पानी पर डिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है, चिट्ठी अभियान। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि रोज हम सभाएं नहीं कर सकते हैं, रोज हम धरने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोग कामकाजी होते हैं, वो जाकर धरने पे कितने लोग कितने दिन तक बैठे रहेंगे। तो हमने चिट्ठी अभियान शुरू किया, जिसमें हम सीएम साहब और पीएम साहब को हर घर से हर जना चिट्ठी लिख रहा है कि हमें हमारे क्षेत्र में सिंचाई के पानी और पेयजल की समस्या, और अब इसका समाधान करें। अपना चोमू क्षेत्र मतलब सब्जियों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इतना हरा भरा क्षेत्र है। तो ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चोमू के किसानों को और कोई नए तकनीकी आयाम कुछ खेती में और अच्छा देश का, अपने चोमू का पूरे देश में नाम हो। देखिए, एक तो हम सरकार से ही आग्रह करते रहे कि आप लोग हमें नहरों से जोड़ो, आप लोग हमें बिसलपुर पानी से जोड़ो। और एक ये है कि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ कोशिशें करें, क्योंकि हर चीज हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हर चीज हम सरपंच, एमएलए, एमपी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग है, वो बार बार आपको बताया जाता है कि हमें घर में वाटर हार्वेस्टिंग का जो तरीका है उस पर सब्सिडी भी मिलती हैं। आजकल गाँव में पॉन्ड्स बन रहे हैं, उसमें सब्सिडी मिल रही है। तो उनके लिए हमें बहुत ज्यादा जागरूक होना जरूरी है। और कृषि जहां तक बात है, तो आजकल साइंटिफिक बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं। हमने देखा है आसपास के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर ले रखी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। तो सभी को मिलजुल कर उन चीजों को जो गांव में
खेत में एक किसान बैठा है जो वहां तक पहुंच नहीं सकता, जिसको इसकी जानकारी नहीं है, हाँ, हमें मैं वहां उन्हीं तक के लिए- पहुंचानी होगी ये हाँ, चीजें। हाँ, ड्रिप सिस्टम है अभी, तो उससे काफी हेल्प मिली है कि ठीक है बूंद बूंद पानी से आप अपना सिंचाई कर रहे हैं। पर ऐसी साइंटिफिक चीजों को हमें गांव तक, लोगों तक पहुंचानी होगी। तो पानी जितना भी है उसमें काम चला ही रहे हैं, और नहर के द्वारा पानी आता है तो सोने पर सुहागा है। कई ऐसे गांव आज भी चोमू के आसपास के ऐसे हैं जिनमें आने जाने का सार्वजनिक कोई वाहन नहीं है। जिनके पास खुद के व्हीकल है उनका तो चल जाता है, पर कई ऐसे परिवार है जिनका अपना व्हीकल नहीं है, तो आने जाने के साधनों की बड़ी कमी है चोमू के छोटे गाँवों में। व्हीकल्स भी जैसे मैंने देखा कि कोरोना से पहले इतने व्हीकल्स नहीं थे, कोरोना में जब सब कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया तो लोगों के पास व्हीकल्स भी बढ़े, पर इकोनॉमिक मार भी झेलनी पड़ती है। और बहुत सारे गांव के बच्चे हैं जो इंटीरियर से हाईवे पे जो स्थित गांव हैं या फिर कस्बे हैं वहां पर आके पढ़ने के लिए उन्हें आना जाना पड़ता है, लड़कियां भी हैं। तो ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल जनता फेस कर रही है। अगर आती भी है तो सरकारी बस या प्राइवेट बस, कोई एक बस है सुबह आ रही है, दिन में एक बार जा रही है, एक बार मिस हो गई 1 मिनट 2 मिनट। हम बहुत बार रास्तों में जाते हैं तो हमें छोटे छोटे बच्चों को, सामान को लेकर लोग जा रहे होते हैं कि हमारी 2 मिनट से बस मिस हो गई। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा मुद्दा रहेगा कि हम उसको किस तरीके से बेटर कर पाए। और जब ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज है, चाहे आप ट्रक्स का मान लीजिए, चाहे आप पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मान लीजिए, उसका कोई भी जिले, कस्बे, पंचायत में विकास में बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। वेरी गुड, ये आपने इतना कुछ सोच रखा है। ये बहुत ही ज्वलंत समस्या है। कई लेडीज, बूढ़ी औरतें पैदल जा रही होती है। बिल्कुल। तो ये जानकर बहुत ही हर्ष की बात है कि आपकी जानकारी में भी है और आपने सॉल्यूशन भी सोच रखा है। ये मैं चोमू की जनता को ये बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। वक्त को यूं ही न जाया करो, पल पल से खुशियां चुराया करो, किस्मत बना लो अपने हाथों से, हर बात किस्मत पे न डाला करो। इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ढाणियों में, गाँव में महिलाओं से मिलने जाती हैं, उनसे संपर्क करती हैं। तो वैसे तो महिलाएं आजकल काफी शिक्षित है, लड़कियां भी शिक्षित, पर पहले की जो पीढ़ी है, आज भी माताएं कुछ शिक्षित नहीं है। तो उनको देख के क्या आपको लगता है कि वो अपना वोट डालने में अपना सही फैसला कर पाती है? मैं गांव ढाणियों की बात क्यों करूं, मेरी जो सासू माँ है जी, वो खुद अनएजुकेटेड फैमिली हैं, और उन्होंने खेतों में रात रात भर, मतलब जिसको हम पाणत बोलते हैं, वो सब भी किया। तो बहुत सारी महिलाएं हैं पिछली पीढ़ी की जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, पर मुझे लगता है आजकल अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि घर में बेटे, बहू, बेटियां सब डिस्कशंस करते रहते हैं, घर में कुछ डिस्कशन चलते रहते हैं। बस ये ना हो कि आदमी जो दे रहा है वोट वही मुझे दे के जाना। यही आजकल उन लोगों का फैसला एक, मुझे लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, खुद सोच सकते हैं कि हाँ मैं किस कैंडिडेट को पसंद करूं, कौन हमारे बीच आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किसने पावर में आने के बाद में हमारे लिए काम किया है या नहीं किया है। और शायद मोबाइल और ये सब चीजें इतनी आ गई है ना, इतना डिजिटल ये सब युग आ गया है, तो उसमें कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो बातचीत तो चलती है और वो लोग अपने खुद फैसले लेने के लिए अभी मुझे लगता है सक्षम हो रहे हैं। हाँ, होना भी ये चाहिए माताओं बहनों को कि अपना देखिए कि कौन योग्य है, और महिलाएं विशेषकर इस चीज का ध्यान रखें। आप हमारी बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि आप ही चोमू शहर की एमएलए बने, एक महिला एमएलए बने। हम महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे ये पूछूं कि चोमू के लिए ऐसा कुछ हो कि 4 चांद लग जाए और भी कुछ इसका विकास हो, विकासशील हो। आपकी शुभकामनाओं के लिए आभार। और विकासशील कोई भी क्षेत्र तब होता है जब हर एक नागरिक वहाँ का जागरूक हो। जैसा अभी मैंने पहले भी एक आपके सवाल के जवाब में बताया कि हमें हर चीज सिस्टम पे नहीं डालनी चाहिए, हम एक सिस्टम का भाग हैं और हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी निभानी ही होगी। और उसके लिए शायद जो हर चीज का बेसिस है वो है एजुकेशन और हेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा का जो स्टैंडर्ड होगा वो अच्छा होगा तो हम लोगों को शिक्षा के लिए और प्रेरित कर पाएंगे। अगर कोई स्वस्थ जो मानसिक विकास है, स्वस्थ अगर दिमाग जिस शरीर में वास करता है उसे ही हम पूरी तरह से हेल्दी कहेंगे। तो हम इन चीजों पे फोकस करेंगे। पानी का मुद्दा है ही, और
स्पेशली महिला हेल्थ और महिला एजुकेशन को हम जरूर फोकस करेंगे, जी। क्योंकि महिला सिर्फ घर को ही नहीं पूरे समाज को चलाती है। जी। उसका रोल हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो अपने बच्चों को पालती है, जो उसमें भावनाएं होंगी वही वो अपने बच्चों में ट्रांसफर करेगी। जी। वैसे तो ये बहुत ही खुशी की बात है बताते हुए कि अपने चोमू शहर में हर प्रोफेशनल डिग्री की कॉलेजेस है। मेरा थोड़ा सा इशारा ये था कि क्या चोमू में भविष्य में मेडिकल कॉलेज का आ सकता है कुछ अवसर? चोमू डिजर्व करता है कि उसे जी। एक मेडिकल कॉलेज बिल्कुल मिले। डिजर्व करता है, इसलिए बिल्कुल। पूछा मैंने। अभी चोमू को एक मेडिसिटी की उपाधि देना कोई एग्जेजरेशन नहीं होगा जी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो कैटर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से मरीज आ रहे हैं, वहाँ सिंघाना, नारनौल, जी। हरियाणा तक से, इधर टोंक जी। से, इधर अलवर, थानागाजी से, तो चारों तरफ हम 200-250 किलोमीटर की रेडियस को हम कैटर कर रहे हैं। जिन लोगों ने वहां पर इतना एक चोमू जैसे छोटे कस्बे पर इतना विश्वास अपना जताया है, तो उस जगह में मेडिकल कॉलेज आने ही चाहिए। इतने हम लोग यहाँ पर मेन हाईवे पर बैठे हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी हमारी अच्छी है यहाँ पर। इवन बराला हॉस्पिटल में तो ऑल राजस्थान से, बाहर से, हरियाणा से, पंजाब से। बिल्कुल, मुझे खुशी होती है जब लोग हमें कहते हैं कि आप लोग तो एक मिनी SMS जी। तो वो वही चीज हम चाहेंगे कि आगे जाए। भले ही वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, भले ही वो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, पर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर ये एरिया डिजर्व करता है। टाइम लग सकता है, पर हमें विश्वास है कोई ना कोई तरीके मुझे पूरा विश्वास है कि चोमू में ये होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। आपने भविष्य की अपनी योजनाओं को हमारे से रूबरू किया, हमारी बहुत शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ कि आप भी MLA पद के लिए बिजी हो, और ये छोटा सा मैं एक महिला होने के नाते कि आप इतना बिजी रह के अभी भी सामाजिक कार्यों में भी आप बहुत अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही सुंदर मतलब आप लग रही है। तो हमें भी कुछ ऐसा टिप्स दीजिए आप। बस मन खुश रखें, सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें जी। मेरे ख्याल से यही फंडा है। फैमिली ने भी हमेशा इसी चीज को प्रमोट किया है और हम भी यही सोच के चलते हैं कि कोई भी नेगेटिविटी के साथ हम ना ही तो मानसिक तौर पर खुश रह सकते हैं, ना ही हम शारीरिक तौर पे हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो सामाजिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गिनती है जी। तो सकारात्मक रहें, वही एक दूसरों की आलोचना भी करते रहने से आपकी नेगेटिविटी, तो आपको देख के बहुत ही हमें पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है। और मेरे ख्याल से जो भी इस वीडियो को देखेगा, मैम से बहुत प्रेरणा मिलेगी। और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। तो ये था शहर की सबसे बड़ी गायनिक डॉक्टर शिखा मील से मुलाकात एवं चोमू विधानसभा क्षेत्र से MLA पद की प्रबल दावेदार डॉक्टर शिखा मील से साक्षात्कार की झलकियां। तो इसी के लिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल राइट चॉइस को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें। मेरी भी आप सभी से व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आपकी चॉइस को बिल्कुल सही रखें, इसलिए राइट चॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके सुझाव हो आप बेझिझक उस पर लिखें। थैंक यू।